नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप यदि सीटेट, एचटेट और जीके की तैयारी करते हैं तो आप यूट्यूब पर सुदेश भगाना क्लासेस से मेरी क्लासेस सर्च कर सकते हो और इसका बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि हम हर रोज़ एक वीडियो बनाते हैं सीटेट, एचटेट और जीके के लिए, और मेनली हम एसएसटी की तैयारी करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जनजाति के विषय में पढ़ा था। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे चलते हैं। कल हमने गोंड, बंजारा और खोखर इत्यादि जनजातियों के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अहोम जनजाति के विषय में। ठीक है, अहोम लोग कौन थे इनके विषय में हम जानेंगे। ये है ना, म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी पर बसे थे। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र घाटी पर 13वीं शताब्दी में बसे थे। और कहाँ से आए थे ये म्यांमार से आए थे। ठीक है, इन्होंने भूया कौन होते? भूस्वामी। भूस्वामी लोगों की जो पुरानी राजनीति थी ना, उसको समाप्त कर दिया था। और फिर क्या किया था इन्होंने? नए राज्य की स्थापना कर दी थी। और 16वीं शताब्दी में चूटियों, कोच, होजो यानी हाजो और इन सबको ना अपने राज्य में मिला लिया था। चूटियों को मिलाया था इन्होंने 1523 ईस्वी में, और हाजो और कोच को मिलाया था 1581 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। बड़े राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने 1530 में तो आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कौन से अस्त्रों का? आग्नेय अस्त्रों का। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये अहोम लोग थे, उन्होंने किया था। ठीक है, और 1660 तक तो उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। ठीक है, यानी कि 1530 में तो इन्होंने आग्नेयास्त्रों का प्रयोग कर लिया था, और 1660 में क्या कर लिया था? बारूद और तोपों का निर्माण करने में ये सक्षम हो गए थे, यानी कि सफल हो गए थे। लेकिन है ना, इन्होंने दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। यानी कि जो दक्षिण और पश्चिम के जो कई आक्रमण थे जिनका इन्होंने सामना करना पड़ा था। ठीक है, और 1662 में मीर जमूला ने इन पर हमला कर दिया था, और जिसमें इनकी पराजय हुई थी। यानी कि 1662 में मीर जमूला ने इन पर हमला किया, और जिसमें अहोमों की पराजय हुई। परंतु मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं रहा। यानी कि इन्होंने 1662 में आक्रमण तो किया मीर जमूला ने, परंतु जो मुगल है ना, इनका ज्यादा समय तक इन पर क्या नहीं रहा? नियंत्रण नहीं रहा। और जो अहोम राज्य था ना, ये बेगार पर निर्भर था। बेगार क्या होती है? कि श्रम पर निर्भर था। ठीक है, और जिन लोगों से ना जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाइक। एक पीछे आया था ना विट्टिकर, वो कौन सा होता है? वो भी क्या होता है? श्रम कर होता है। ठीक है, और अब है ये पाइक। इनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था। देखो, विटिकर में तो क्या था कि भाई उनके लिए ना दिन फिक्स कर दिए थे कि आपको इतने दिन ना राजा के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसमें उनसे जबरन काम करवाया जाता था, और जिन लोगों से काम करवाया जाता था ना उनको पाइक कहा जाता था। तो वेटिकर और पाइक में ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, इन्होंने गणना की थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव को बारी बारी पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। यानी कि जो जबरन जिनसे काम करवाया जाता था, फिर इन्होंने एक गणना कर दी और उसमें से गांव के परसेंटेज छांटकर ये कर लिया कि भी इस गांव को इतने पाइक राज्य के लिए भेजने पड़ेंगे। ठीक है, राजा के लिए काम करने के लिए। ठीक है, और जनगणना के बाद है ना, जो सघन बसे क्षेत्र थे ना, उनको विरल क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया। अब देखो, सघन और विरल क्या होता है? सघन होता है घने बसे हुए, और विरल होता है कम। यानी कि जहां पर ज्यादा लोग रहते थे उनको कम लोगों की तरफ स्थानांतरित कर दिया कि भाई तुम यहां से जाकर उधर बस जाओ, क्योंकि
एक दिन में तो पाइक ज्यादा आ जाए और दूसरे जो विरल क्षेत्र है उससे कम आए, इसलिए बैलेंस बनाने के लिए क्या किया, इनको सघन से विरल की ओर स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना, ठीक है। और जिससे क्या हुआ, इनके कुल टूट गई। देखो, जैसे एक गांव में एक पूरा परिवार रह रहा है, उसमें ज्यादा लोग, उसमें से निकालोगे तो उनके कुल टूटेंगे ना, तो यही हुआ कि इनके कुल टूट गई, ठीक है। और वैश्यक अहोम लोग युद्ध में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, यानी कि इनकी कोई है ना खास सेना नहीं थी, लेकिन जो भी जवान अहोम जाति के लोग थे ना, वही अपनी सेवाएं युद्ध में प्रदान करते थे। और खाली समय में ये बांध, सिंचाई और सार्वजनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, यानी कि युद्ध होता तब तक तो ये युद्ध करते और फिर क्या करते, अपने जो सार्वजनिक कार्य है उनमें ये व्यस्त रहते थे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने चावल की खेती के नए तरीके ढूंढे थे, यानी कि पहले क्या किया जाता था, चावल को खेत में छिड़क दिया जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि चावल को रोपण कृषि से उत्पादन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जो इनके वो कुल है ना, उनको क्या कहा जाता था, उनको खेल कहा जाता था, यानी कि अहोम लोगों के जो कुल थे उनको क्या कहा जाता था, खेल। और इनके समय में है ना दस्तकारी बहुत कम थी। दस्तकारी क्या होती है, हाथ के काम, यानी कि कुछ बना दिया, ऐसे जो काम होते हैं ये इनके समय में बहुत कम थे, ठीक है। शुरुआत में हम अपने जनजातीय देवता की पूजा करते थे। क्या करते थे कि शुरू में अपने ही जो जनजातीय देवता था ना उसी की पूजा करते थे, लेकिन जो शिव सिंह राजा है ना इनके, उसके काल में यानी कि 1714 से 1744 के बीच में इन्होंने क्या किया, ये हिंदू धर्म बना लिया इन्होंने अपना, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया, अपना धर्म हिंदू अपना लिया। और ये है ना गांव के जो समुदाय होते थे ना, समुदाय को भूमि दान में देते थे। क्या करते थे, गांव का जो समुदाय होता था उसको भूमि दान में देते थे। और ये बहुत ही परिष्कृत समाज था। परिष्कृत क्या था, शुद्ध, यानी कि बहुत ही अच्छा समाज था इन अहोमों का। और इनमें क्या होता था कि जो कवि और विद्वान होते थे ना उनको भी भूमि अनुदान में दी जाती थी। इनके समय में क्या किया जाता था, कवि और जो विद्वान लोग होते थे ना, भाई उनका तो पैसा क्या है, कवि क्या करेगा, पोएम लिखेगा, राजा की प्रशंसा करेगा, उससे उसको क्या मिलेगा, वो वही समाज वाले उनको कुछ अनुदान देते थे। अनुदान मीन्स गिफ्ट, उपहार, ठीक है, ये देते थे। और ऐसे ही विद्वान को, विद्वान क्या करेगा, भविष्यवाणी करेगा या फिर किसी को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देगा, इनके लिए उसको क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा, ठीक है। और इनके समय में नाट्यक्रम को बहुत ही प्रोत्साहन मिला, यानी कि नाट्यक्रम यानी कि किसी भी प्रक्रिया को नाट्य रूप में रूपांतरित करना, ठीक है। और ये जो संस्कृत की जो कृतियां ना, पहले तो स्थानीय भाषा होती है ना उसमें अनुवाद किया गया, ठीक है। यानी कि पहले तो जो संस्कृत की कृतियां थी, कृतियां होती है रचनाएं, ठीक है, उन रचनाओं को पहले तो स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। और बुरुंजी नामक ऐतिहासिक कृति, यानी कि एक बुरुंजी नामक इनकी ऐतिहासिक रचना है, जिसको पहले तो अहोम और फिर असमिया में लिखा गया, यानी कि इस रचना को दो भाषाओं में लिखा गया। पहले किसमें, अहोम भाषा में लिखा गया और फिर असमिया भाषा में लिखा गया, ठीक है। ये हमने पढ़ा है अहोम के विषय में, अहोम जनजाति के विषय में। इसमें हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा है कि ये म्यांमार से आकर बसे थे और ब्रह्मपुत्र घाटी पर बसे थे 13वीं शताब्दी में, ठीक है। और इन्हें भूस्वामी लोगों की जो पुरानी राजनीति थी उसको समाप्त कर दिया। इन्होंने 1530 में आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग शुरू कर दिया। और 1660 में तो इन्होंने बहुत ही उच्च स्त्र यानी कि तोप और बारूद का भी आविष्कार कर लिया था, और जिसमें ये सक्षम हुए थे। 1662 में मीर जमूला ने इन पर आक्रमण किया था, लेकिन इसमें मुगल ज्यादा सफल नहीं रहे। और इनका जो जबरन कर होता था और जो काम करने वाले होते थे वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे पाइक। और इनके जो कुल थे
वो क्या कहलाते थे, खेल। इनके कुल को क्या कहा जाता था, खेल। और इनके ही जो वयस्क लोग होते थे वो युद्धों में भाग लेते थे, और इनका पहले तो जो जनजातीय देवता था वही उसकी पूजा करते थे। और जो राजा शिव सिंह आए उसके समय के बाद इन्होंने क्या किया, ये हिंदू धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक है। और ये कवि और विद्वान को क्या देते थे, अनुदान देते थे। इनके एक बुरंजी नामक कृति है, जिसको पहले तो अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में जिसको लिखा गया। ठीक है। ये अहोम के विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखना। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। ठीक है। फिर एक मंगोल सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी जनजाति मंगोलों की थी। यानी कि मंगोलों में है ना सबसे प्रसिद्ध क्या कार्य था, पशुचारण, यानी कि पशुओं को चराने में और शिकार करने में ये सबसे ही प्रसिद्ध थे। ठीक है। इस लेसन में दो बातें और इम्पोर्टेंट आई हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। एक है स्टेपी घास स्थल। ये स्टेपी घास स्थल कहाँ है, मध्य एशिया में। इसको आप याद रखना, स्टेपी घास स्थल कहाँ है, मध्य एशिया में। और 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजाति में एकता पैदा की। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि तुर्की और मंगोलों में एकता का कार्य किस राजा ने किया, किसने किया, तो ये किया चंगेज खान ने। ठीक है। किसने किया, चंगेज खान ने 1206 में। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1227 में। ठीक है। तो आज हमारा जो 7th की बुक है ना हिस्ट्री की, उसका 7th लेसन कंप्लीट होता है। और कल हम 8th लेसन करेंगे। और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और CTET की तैयारी की आप बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि आप इन वीडियोस को सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए, और आपको ये बातें याद हो जाएंगी। और CTET में हमेशा NCERT से ही पूछा जाता है। ठीक है। जो कि आपका कवर होता जा रहा है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।